चलिए, तो आज हम बात करेंगे गणित की प्रकृति के बारे में, है ना? जो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों ही ने यूनिट 1 मैथमेटिक्स का जो कोर सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उसका जो यूनिट 1 है, वो हमारा गणित का प्रकृति दिया हुआ है। ठीक है? तो इससे ऐसा नहीं है कि टॉपिक बहुत छोटा है तो उससे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अब देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना? इन सारे क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और किस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है और उनसे जानकारी कुछ नई एकत्रित करके सी टेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं या सीजी टेट में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं ना। ठीक, चलिए तो एक एक करके सारी चीजों को पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए, तो समझते हैं कि गणित की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। नेचर से हम जनरली समझते हैं व्यवहार, है ना? तो व्यवहार का मतलब हुआ कि किस तरीके से होगा। गणित को हम कैसे अलग कर सकते हैं दूसरी चीजों से, कैसे जानेंगे कि हम गणित के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि जो गणित शब्द की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है और क्यों की गई है। तो जो गणित शब्द की उत्पत्ति हुई वो संस्कृत के, ये जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के गण शब्द से हुई। ठीक है, संस्कृत में एक शब्द है क्या, गण, जिसका अर्थ होता है गणना करना और इसी गणना से फिर हमारा बना गणित। ठीक, साथ ही साथ में अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स जो शब्द पढ़ते हैं ये ग्रीक शब्द से बना है। ये किससे बना है? एक ग्रीक शब्द है मैथेमा, इससे बना। और इसका जो अर्थ होता है मैथेमा का, ये होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है ना? तो ये दोनों शब्द जो हमको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, एक तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, एक तो हिंदी में पढ़ते हैं गणित, है ना? तो ये दोनों शब्द की उत्पत्ति आप समझ गए होंगे संस्कृत से और ग्रीक लेटर मैथमा से हुई है। ठीक है, चलिए अब इनके गुणों के बारे में जानते हैं कि इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसके जो गुण है वो कौन कौन से हैं गणित के। तो सबसे पहले देखिए क्या कि गणित है क्या। तो गणित जो है वो संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन और मापतौल को यानी कि मेजरमेंट का ज्ञान प्रदान करता है। कौन? गणित। ठीक है, गणित को अगर समझा जाएगा तो गणित है क्या, तो ऐसी चीज है गणित जिनके द्वारा हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, जिनके द्वारा हम समझते हैं कि कोई जो स्थान है वो किस तरीके से जैसे कि स्थान कहीं पर जाना होता है तो हम मैप के थ्रू जाते हैं ना। मैप में क्या दिखाता है? लैटिट्यूड लैंगिट्यूड, ये दिखाता है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाता है, अक्षांश और देशांतर दिखाता है। तो ये सब क्या है? एक गणितीय अवधारणा के तहत इसको परिमापा गया है, मापा गया है। उस हिसाब से स्थान को क्या किया गया है? स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो दिशा है, ठीक है ना, दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड, कौन सी दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में बढ़ने से, जैसे फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग, है ना, फिजिक्स को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो गणित ही है वो अन्य विज्ञानों की एक रानी की तरह काम करता है ना। आगे देखेंगे उसके बारे में। मापन, मापन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। अगर मापन हमको करना है, 2 किलो चीनी चाहिए तो 2 किलो चीनी, ये जो चीज है 2 किलो, है ना, वो कहाँ से आपका लिया गया है? गणित से लिया गया है, माप से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ठीक है ना, इसको हम डेफिनेशन की तरह पे यूज कर सकते हैं कि गणित संख्याओं, स्थान, दिशा, मापन और मापतौल का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्या कि गणित खुद में एक लैंग्वेज है।
है ना? जैसे कि हिंदी के अपने अलग-अलग लेटर्स होते हैं, अ, ब, स, क, ख, ग, घ, है ना? ये अलग-अलग लेटर्स हैं। इंग्लिश में देखें तो ABCD इस तरीके से लेटर्स होते हैं, वैसे ही गणित को समझने के लिए भी बहुत सारे लेटर्स हैं, है ना? बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर हमको पता नहीं रहेगा कि ये प्लस चिन्ह क्या काम करता है, इसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कोई कहाँ से आया है, मान लीजिए कोई एलियन आ गया और उसको गणित नहीं आता, अगर उसको हम ये सारी चीजें समझा दे, दिखा दे, सिर्फ दिखा दे, तो उसके लिए कैसा हो जाएगा ये? कैसा हो जाएगा ये? अपठनीय हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की चीजें हैं, उनमें आकृतियों के द्वारा दर्शाई गई है और कुछ लिपियां प्राप्त हुई उस काल में भी और उसके बाद के काल में भी, जो अपठनीय है, जिनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो वो क्यों पढ़ा नहीं जा सकता? क्योंकि हम जानते ही नहीं है वो सिंबल्स किस लिए यूज हो रहे हैं, हमको नहीं पता। उसी तरीके से गणित की भी अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना? अलग से लैंग्वेज है इसकी। ठीक। तो गणित की अपनी भाषा होती है जिसमें गणितीय पद होते हैं। गणितीय पद बनाते हैं ना हम, किस तरीके से बनाते हैं? जैसे कि 3x+5 ये हमने बहुपद बनाया, इसमें अलग अलग पद है। प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रत्यय, प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, सूत्र होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, सिद्धांत होते हैं, संकेत आदि शामिल होते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से गणित की अपनी एक लैंग्वेज होती है। आपको कथन कारण के रूप में दे सकता है कि गणित की एक क्या होती है? भाषा होती है। कारण दे देगा क्योंकि गणित में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय, विभिन्न प्रकार के सूत्र, सिद्धांत और संकेतों को शामिल किया गया है। परफेक्ट कारण है ना? इस तरीके से आपका यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणित को जानने का जो आधार होता है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां है, यानी सेंस ऑर्गन्स है। 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम गणित का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। देख करके कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा अगर वस्तुएं दी गई है तो उसको छू करके, सेंस करके, तो 5 प्रकार की जो इंद्रियां होती है उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? गणित को समझ सकते हैं, उनका ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि गणित का जो ज्ञान होता है वो निश्चित होता है, इसमें हम डाउटफुल नहीं रहते हैं। ए 2 और 3 को जोड़ने से हमको 5 मिलता है, इसमें कोई और डाउट है क्या? 2 और 2 4 हो सकता है क्या? ऐसी कहावत में कह देते हैं भले, या किसी को चिढ़ाने के लिए कह देते हैं, है ना? कहावत के रूप में बोल देते हैं, उसके लिए तो 2 और 2 4 भी हो जाता है ना? उसको चिढ़ाने के लिए कह देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है ना? 2 और 2 5 नहीं होगा, 2 और 2 क्या होगा? 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 3 और 2 5 होगा, 6 या 7 नहीं हो सकता। यानी कि इसका जो ज्ञान होता है, ज्ञान का आधार होता है, वो हमेशा निश्चित होता है और किसी कारणवश होता है, ठीक है? किसी कारणवश होता है, ठीक? जिससे उस विषय पर विश्वास अधिक ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है? निश्चित होता है। तो अभी तक हमने गणित का जो नेचर है, अभी तक क्या पढ़ा हमने? कि इसका जो ज्ञान होता है वो निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है? ये खुद की इसकी एक भाषा है, ठीक। इसके अलावा इसकी बहुत सारी प्रकृति में देखें और प्रकृति में देखें तो ज्ञानेंद्रियां इसका आधार होती है। ये 3 मुख्य चीजें हमने देखी है, ठीक। आगे और भी चीजों को शामिल करते हैं, जैसे कि गणित कैसा होता है? लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। कैसा होता है? तार्किक होता है। तार्किक होने के साथ साथ सत्यता पर आधारित होता है। सत्यता पर आधारित होता है यानी कि यथार्थ होता है, ठीक। सत्यता पर आधारित यानी कि क्या होता है? ये यथार्थ हो, ठीक है। इसके अलावा ये क्रमबद्ध होता है और इन सब वजहों से लॉजिकल है, सत्यता पर आधारित है, क्रमबद्ध है, इस कारण इसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, ठीक है ना? जिसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें लॉजिक्स उपस्थित होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें तर्क दिया जा सकता है,
जो सत्यता को शोभित करता है, सत्यता को प्रदर्शित करता है, ये सारे गुण किसके होते हैं? किसी वैज्ञानिक पद्धति के होते हैं। आपने वैज्ञानिक पद्धति पढ़ी होगी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना? तो ये सारी चीजें इसमें उपस्थित रहती है मैथ्स में, इसलिए इसे एक वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। ठीक है, और इसके गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, क्या पढ़ा हमने अभी कि ये यथार्थ, एग्जैक्ट जो चीजें होती हैं, क्रमबद्ध, सिमेट्रिक और तार्किक, साथ ही साथ में स्पष्ट होता है, वेरी क्लियर। जो चीज बोलेगा उसके लिए वेरी क्लियर, टू द पॉइंट, कोई घुमाव नहीं, है ना? इस तरीके से इसे एक बार समझने में, जब हम समझ लेते हैं तो उसको आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। जैसे दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ा एक बार हमने अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, उसके बाद अभी तक उसको भूले नहीं है, और शायद मरते दम तक नहीं भूलेंगे, है ना? हाँ, वो अल्जाइमर वगैरह हो गया, उसकी बात अलग है, ठीक है ना? लेकिन अगर सही बुद्धि काम करते रही मरने से पहले तक, तब तक हम दो का पहाड़ा तो नहीं भूल सकते। ठीक है, आगे देखें तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में समझा जाता है, मूर्त रूप में उसे परिवर्तित किया जाएगा। अमूर्त प्रत्यय यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको अमूर्त रूप में समझा जाना चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे करके, कुछ क्रियाकलाप करके, है ना, कुछ कार्य करके, अभ्यास करके उन चीजों को समझा जाता है। मूर्त का मतलब होता है जो सामने हमको दिखाई देता है, और अमूर्त का मतलब होता है उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना, जो कि दिखाई नहीं देता, डायरेक्ट दिखाई नहीं देता, है ना? तो सारी जो अमूर्त चीजें रहती हैं उसको मूर्त रूप में समझने का काम कौन करवाता है? गणित करवाता है। ठीक है ना? जैसे कि हमको त्रिकोणमिति के बारे में समझना है, तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए हमको क्या चाहिए? कोणों का नॉलेज चाहिए, कोणों का नॉलेज चाहिए, समकोण चाहिए। तो समकोण को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डायग्राम्स का यूज करते हैं, डायग्राम्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ में ऐसी जितनी भी चीजें हमको दिखाई देगी, उन सारी चीजों का हम बच्चों को समझाने के लिए, खुद समझने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि मूर्त रूप में उसे हम समझ सकते हैं। फिर उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, अमूर्तीकरण उसका किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? अमूर्त प्रत्ययों को समझने के लिए मूर्त रूप में उसे परिवर्तित करता है एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, आगे गणित के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, ये सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, कभी भी इन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर 3 और 2 5 होता है, तो उसको यहाँ भी हम 5 बोलेंगे, लंदन में भी 5 बोलेंगे, अंतरिक्ष हम चले जाएंगे वहां पे भी 5 ही बोलेंगे। ठीक है ना? उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो गणित का ज्ञान होता है वो सब जगह पर एक ही जैसा होता है, स्थान या समय का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्या चीजें हैं और हमारे पास। तो आगे देखिए कि गणित के अंतर्गत जो वस्तुएं होती है, गणित के अंतर्गत वस्तुओं के परस्पर संबंध, गणित के अंतर्गत वस्तुओं के परस्पर संबंध, रिलेशनशिप, संख्यात्मक निष्कर्ष, है ना, ये सब निकाले जाते हैं। इसके अलावा गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है, एकदम क्लियर दिखाई देता है। ठीक है ना? जैसे कि हमको एक कथन दे दिया जाता है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनके वर्गों का योगफल या उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/4 है। तो अगर इसको हम गणितीय रूप में कन्वर्ट कर दें, तो आसानी से वो दो संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। उसी चीज को बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न और सूचना क्या होती है? स्पष्ट होती है। ठीक है ना? और उसका एक निश्चित उत्तर प्राप्त होता है ना? इसमें संदेह की कोई भी संभावना नहीं होती। ठीक, चलिए अब गणित का जो अध्ययन है उससे हम आगमन, निगमन और सामान्यीकरण जैसी योग्यता को विकसित किया जा सकता है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, अब जितना ज्यादा वो गणित का प्रैक्टिस कर लेता है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ते जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में आत्मनिर्भरता, वो किसी और पर जोड़ने घटाने के लिए निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है, गणित की जो भाषा होती है वो सुपरिभाषित है, उपयुक्त है और पूरी तरीके से स्पष्ट है। ठीक, गणित के ज्ञान से क्या होता है?
प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि हमने देखा है कि जिनकी गणित अच्छी होती है ना, लोग उनका एप्रिसिएशन बहुत करते हैं, अरे ये तो बहुत होशियार है। ठीक है ना, बाकी चीजें आए या चाहे मत आए, अगर वो मैथ्स में अच्छा है कोई भी बच्चा, तो उसको होशियार समझा जाता है। ठीक है ना, तो एक प्राउड चीज, प्रशंसा की चीज वो प्रदान करती है, क्या, गणित। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, विकसित करता है, क्योंकि समस्या यहाँ पर सुलझाई जाती है गणित के माध्यम से, बनाई भी जाती है और उनको सुलझाया भी जाता है। तो जब समस्या सुलझाने का तरीका हमको मिलता है, तो कोई एक तरीका नहीं मिलता, गणित में एक ही समस्या को सुलझाने के कई तरीके होते हैं, जिससे जो बालक होता है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित में प्रदत्त सूचनाओं यानी कि संख्यात्मक मान को आधार बना करके संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, गणित के ज्ञान का उपयोग अन्य जो विज्ञान है उन सभी चीजों में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जो हमको गणित के नेचर के बारे में जाननी चाहिए, है ना। अमूर्त चीजों को समझने के लिए मूर्त रूप प्रदान करता है, और खास करके ये सारी चीजें जो हमने समझी है, गणित निश्चित होता है, उसकी एक निश्चित भाषा होती है, ज्ञानेंद्रियों से इसे समझा जा सकता है, आधार ज्ञानेंद्रिय होती है, लॉजिकल होता है, यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, और इसी वजह से वैज्ञानिक पद्धति इसे मानी जाती है। ठीक है, चलिए, तो कुछ और चीजें हम इसके बारे में समझते हैं, गणित के बारे में। कुछ लोगों ने गणित के बारे में कुछ व्याख्याएं की है, तो उन्हीं चीजों को समझेंगे। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया है ना। यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना यानी कि उनको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करवाना, है ना, उनको सिखाना है, उनको नंबर्स के साथ में खेलना सिखाना है। ये क्या है, प्राथमिक स्तर का एक संकीर्ण उद्देश्य है। भले ही हमको लग रहा है कि संकीर्ण उद्देश्य है, लेकिन है। ये किसके द्वारा कहा गया है, एनसीएफ 2005 में रिपोर्ट जो सबमिट किया था ना, उसमें ये चीजें कही गई है। दूसरा, इसी के अनुसार इसका व्यापक उद्देश्य, संकीर्ण उद्देश्य हो गया जो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका व्यापक उद्देश्य क्या है, तार्किक चिंतन एवं गणितीकरण करना, है ना। तार्किक चिंतन इससे बच्चों की बढ़ेगी और गणितीकरण करने की उनमें क्षमता का विकास होगा, ये उसका व्यापक उद्देश्य है। तो एनसीएफ 2005 के रिपोर्ट में हमको ये दो चीजें दिखाई देती है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक स्तर पर संकीर्ण उद्देश्य क्या है और व्यापक उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो इन चीजों को अच्छे से समझेंगे आप। अब चलिए, जैसे कि हर चीज का कोई ना कोई क्या करेगा, आलोचना करेगा और कोई उसकी प्रशंसा करेगा, यानी कि समालोचनात्मक तरीके से अभी हम देखते हैं कि किन्होंने इनके बारे में क्या कहा है। ठीक है ना, गैलीलियो नाम कई बार सुना होगा, कई जगहों पर इनका नाम आपने सुना होगा, है ना। इन्होंने क्या कहा था कि गणित जो है वो ईश्वर की भाषा है। गणित क्या है, ईश्वर की भाषा है, ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। और ये चीज हमको याद रखनी है ना, ऐसा डायरेक्ट कथन पूछ दिया जाता है कि ये जो वाक्य है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो गणित को ईश्वर की भाषा गैलीलियो ने कहा है। गणित मस्तिष्क में तर्क की आदत डालता है, ये कहा गया है किसके द्वारा, जॉन लॉक के द्वारा। गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, ये कहा गया है आपका किसके द्वारा, रोजर बेकन के द्वारा। गणित क्या है, एक गेट है और साथ में चाबी भी है। ठीक है ना, किसके लिए, नॉलेज के लिए, विज्ञान के लिए, साइंस के नॉलेज के लिए। ठीक है ना, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, हॉगबैन के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये दो चीजें आपको दर्शाएंगी क्या, कि गणित विज्ञान की रानी है। सभी विज्ञान में क्या है, ये रानी के जैसे काम करती है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, गॉस के द्वारा। लेकिन इसी की आलोचना की गई है क्या, कि गणित विज्ञान का नौकर है, ये किसके द्वारा कहा गया है, बेल के द्वारा। ये दोनों कथन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कंट्राडिक्ट कर देते हैं, इसलिए कि ये दोनों कथन हमको याद होना चाहिए। क्या, कि गणित विज्ञान की रानी है, ये कहा गया है गॉस के द्वारा, गणित विज्ञान का नौकर है, ये कहा गया है बेल के द्वारा। ठीक है ना, सर्वाधिक अमूर्त गणितीय शाखा किसे माना गया है, बीज गणित को।
ये थोड़े से क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम कि किसको क्या कहा गया है। अमूर्त गणितीय शाखा किसको माना गया है? बीज गणित को। ज्यादा सोचना पड़ता है उसके लिए, है ना। बीज गणित के आपने प्रश्न किए होंगे। बीज गणित अंक गणित का ही व्यापकीकरण है, जनरलाइजेशन है ना। जो संख्याएं हम 1+2 के जैसे करते हैं, बीज गणित में इसी को a+b के फॉर्म में किया जाता है। उसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है कि 1 और 2 की जगह पे और बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाला जाता है उसे मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की अवधारणा मानी जाती है। ठीक है ना। क्योंकि मूर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अमूर्त अवधारणा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके द्वारा कई चीजें, जैसे कि आपको पुल बनाना है, बिल्डिंग बनाना है ना, तो उस तरीके से आप कोण को समझेंगे, त्रिभुजों की आकृति को समझेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की आकृति को समझेंगे, तो इसके पीछे का जो क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, वो अमूर्त ज्ञान कहलाता है। ठीक है। निरूपण, रिप्रेजेंटेशन का सही क्रम क्या है? ठोस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठोस चीजों के द्वारा समझेंगे, बॉक्स को समझेंगे। जैसे आयत समझाना है, वर्ग समझाना है बच्चे को, तो क्या यूज करते हैं हम? बॉक्सेस का यूज करते हैं, है ना। चौक का डब्बा रहता है या और कोई डब्बा रहता है, टिफिन बॉक्स रहता है या कंपास बॉक्स रहता है, उन सारी चीजों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ठोस। अब इसी ठोस को जब बुक में या कॉपी में दर्शाया जाएगा तो किस रूप में? चित्र के रूप में दर्शाया जाएगा। ठीक है ना। चित्र के रूप में, बड़े बड़े चित्रों के रूप में दर्शाया जाएगा। इसके बाद उसको जब नॉलेज हो जाएगा चित्र का कि हाँ इसको, चतुर्भुज को ऐसा दिखता है, त्रिभुज ऐसा दिखता है, तो उसको प्रतीक के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है ना। अब प्रतीक जब समझ में आ जाएंगे तब किसका विकास हो जाएगा? भाषा का विकास हो जाएगा। ठीक है ना। हमको अ ब स द ये सब जब पता चल गया, तब हमने अ और ब को मिलाकर के अब बोलना चालू कर दिया, है ना। ब और स को मिलाकर बस बोलना चालू कर दिया। तो इस तरीके से भाषा का निर्माण होता है। तो गणितीय भाषा का निर्माण की जो प्रक्रिया है, क्रम है, वो यही है, ठोस, चित्र, प्रतीक और फिर चले जाते हैं भाषा पर। ठीक है। संख्या पद्धति, इसका सोपान क्या है? तो इसका सोपान हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या से चालू होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर में अन्य दालें पकाना व्यापकीकरण का उदाहरण होता है। ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना, उसी में से आपका क्विक रिवीजन के जैसे समझिए इसको, है ना। बहुत ज्यादा चीजें हमको जाननी नहीं है, इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम समझ रहे हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के लिए, है ना, जन्म दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। ये आप याद रखेंगे जब आप गणित के बारे में पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें देख रहे हैं। शिक्षण में याददाश्त यानी कि रटना, गणित शिक्षण का उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। ठीक है। गणित के नियम व निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और सार्वभौमिक दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है ना। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। ये गणित के बारे में, गणित की प्रकृति के बारे में ये सारी चीजें जाननी जरूरी थी। कभी कभी प्रकृति से उनके इस टाइप के प्रश्न भी हमको पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं प्रश्नों पे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। प्रश्नों को हल करने का फिर से वही हमारा पुराना तरीका, क्या कि प्रश्न आप यहाँ देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो ऑन करके आप आंसर चेक कीजिए कि आपने सही दिया है, गलत दिया है, क्या दिया है ना, कौन सा लॉजिक लग रहा है। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न? निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित के बारे में इतनी सारी प्रकृति देखिए, उनमें से इनमें से क्या है? क्या गणित अलंकारिक है? क्या गणित तार्किक है, कठिन है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है? क्या आ जाएगा? तो गणित को हमने पढ़ा है कि वो तार्किक होता है, लॉजिकल होता है ना। कैसा होता है गणित? लॉजिकल होता है। ठीक है ना, लॉजिकल होता है, तो तार्किक। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत कठिन नहीं है, है ना। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? हार्विन, स्किनर, लॉक या बेंजामिन फेट? तो ये चीज जो कही गई है, ये आप नोट कर लेंगे। कुछ चीजें आप क्वेश्चन से नोट करेंगे, है ना, जो आपको नोट्स में नहीं बताया गया है।
ये चीज कही गई है किसके द्वारा? बेंजामिन पेरिक के द्वारा। ठीक है ना? क्या कहा इन्होंने कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से कुछ आयोग वगैरह बनते हैं ना, उनके द्वारा ये एक कोट किया गया, क्या कि यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। सही बात है। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, मुदालियर आयोग के द्वारा, शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, राधाकृष्णन के द्वारा। तो ये चीज कही गई है आपकी शिक्षा नीति 1986 में, है ना? शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, उसको उसमें इस चीज को कोट किया गया और क्या किया गया, ये जो नीचे दिया हुआ ना कि शिक्षक और स्कूल को ठोस कदम उठाने चाहिए उसके लिए, ये उनकी एक तरीके से चेतावनी के साथ साथ में क्या कहते हैं उसको, ज्ञान था, है ना? एक शब्द नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, क्या दिया है प्रश्न? विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के कुछ किस उद्देश्य की प्राप्ति है? क्या ये कौशल है? क्या ये स्किल है? क्या ये पूर्व ज्ञान है? पहले से जान रहा है क्या? पूर्व ज्ञान है क्या? प्रेयर नॉलेज है क्या? क्या ये अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन है क्या? क्या बोल रहा है कि सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम का कौन सा उद्देश्य है, या फिर ये अवबोधन है, कॉम्प्रिहेंशन? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा आपका अवबोधन। ठीक है ना? कौशल नहीं है ये, उसमें कौशल इसके वजह से विकसित नहीं होता है। पूर्व ज्ञान, अभी तो उसको पूर्व ज्ञान है नहीं, संकल्पनाओं सिद्धांतों को समझ रहा है। तो अनुप्रयोग, अनुप्रयोग अभी उसने सीखा नहीं है कि किस प्रकार से किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि सीख, देख करके समझ करके वो क्या कर रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है, सीख रहा है उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? कौन सी मूल्यांकन योजना अपनाई जा सकती है? देखते हैं हमको क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्र, क्या ये हो सकता है? दूसरा देखते हैं, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण या फिर परियोजना, क्या हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर सही? इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1, है ना? क्षेत्रीय भ्रमण यानी कि आसपास की जो चीजें रहती हैं, जैसे कि पुराने मंदिर वगैरह रहते हैं ना, उनकी कलाकृति आपने देखी होगी, तो वो आर्ट्स के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो बहुत अच्छे गणितीय अवधारणा के रूप में भी काम करती है। ठीक है ना? तो उन सारी चीजों से भी गणितीय विकास हो सकता है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले तो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कैसे खड़ा हुआ है, किस एंगल पे खड़ा हुआ है? ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हम गणितीय अवधारणाओं को समझ सकते हैं क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। मौखिक परीक्षा से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और ड्रिल अभ्यास से क्या किया जा सकता है, उनके जो मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है ना, उनके लिए उनको तैयार किया जा सकता है। तो मूल्यांकन की जो पूरी योजना है वो इस तरीके से तैयार की जाती है, विकसित की जाती है। किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्र। ठीक है, जांच सूची इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए ये सब कैंसिल हो जाएगा। सर्वेक्षण नहीं किया जाता, ठीक है ना, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो हमने अभी देखा था कि गणित को याददाश्त के तौर पर रट कर काम नहीं किया जा सकता, है ना? तो क्या इसे कंठस्थ किया जा सकता है? मापना, साकार कल्पना करना, अनुमान लगाना, एस्टिमेशन करते हैं हम, है ना? एक्स का मान कुछ मान करके देखते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, मेजरिंग भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी कंठस्थ नहीं करते, गणित को रटते नहीं है। तो इसमें क्या प्रक्रिया नहीं है बोला गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक और कथन दिया गया है हमको, ये कथन दिया है क्या, अधिक गणित जानने
की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी होगा कि गणितीयकरण कैसे किया जा सकता है। गणित को ज्यादा जानना नहीं, गणितीयकरण यानी कि गणित का उपयोग करना, उसको बहुत सारी चीजों में अप्लाई करना, ये सब कैसे किया जाएगा, ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? डेविड विलर के द्वारा, जॉर्ज पॉल्मो, वेनहाइम या वाइगॉत्स्की के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया गया, कहा गया है? डेविड विलर के द्वारा इसे कहा गया है। ठीक है ना? इनका मानना है कि गणितीयकरण की जो प्रक्रिया है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आते हैं। क्या दिया है? विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता। ध्यान रखिएगा, किसके बारे में पूछ रहा है? असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको कि योग्यताओं के गणितीयकरण, योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ठीक है ना? क्या करता है ये? प्रोसीजरल नॉलेज को ज्यादा एम्फेसाइज करता है, ना कि मैथमेटिशियन ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया आपका। जेंडर संबंधी पक्षपात करे, जेंडर संबंधी कहाँ से आ गया? है ना, गणित में जेंडर संबंधी कहाँ से आ गया? तो ये तो नहीं आएगा कि लड़कियों में लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्याएं पूछते, ये सब नहीं है ना, ये सब गणित में नहीं होता। अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते। तो ऐसा है क्या? अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी होता है और कैसा होता है ये? पूरे तरीके से सब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है नेचर में, ऑब्जेक्टिव भी होता है नेचर में। ठीक है ना? तो ये चीज भी यहाँ पर शामिल नहीं की जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। योग्य, अगला दिया है योग्यतात्मक, योग्यतात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें योग्यता आधारित को ना देख करके किसको बल दिया जाएगा? रूपात्मक को ज्यादा बल देता है, मूर्त रूप को ज्यादा बल दिया जाता है कि नहीं? मूर्त रूप सिर्फ समझने के काम आता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, कि योग्यताओं को गणितीकरण की अपेक्षा क्या करता है? वो प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देता है ना, प्रोसीजरल नॉलेज पर वो बल देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है क्या? विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित, ध्यान रखेंगे इसको, गणित वीक, गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की है ना? तो ये जो गणित शब्द है ये क्या है आपका, वो बताना हो। ठीक है, चलो ये जो गणित शब्द है वो किस लिए यूज किया जा रहा है? तो ये यूज किया जा रहा है इसका, चलो जो शब्द है ना गणित, क्या लिखा हुआ है? GANIT, गणित, ये लिखा गया है ना? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ग्रोविंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो इससे मिलता जुलता अगर हम कुछ मिलता है यहाँ पर तो उसको हम लोग लगा देंगे। ठीक है ना? ग्रोविंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, है ना? तो यहाँ पर वैसा क्या दिख रहा है आपको? न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल, है ना? ये एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल, ये इनहेंसिंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, इनहेंसिंग के जगह पे क्या हो जाएगा? वो ग्रोविंग हो जाएगा। ठीक है, चल अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो गणित वीक है अभी हमने देखा था क्या, कब से कब तक मनाया जाता है? 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। और ये जो पूरा वीक है ये 16 से 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, ये घोषणा की गई है किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा।
सीबीएसई के द्वारा ये घोषणा की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं, किस चीज का उल्लेख करते हैं? तो परिकलन यंत्र, पहला क्या दिया है? परिकलन यंत्र यानी कि कैलकुलेटर, रूलर, टेप, चांदा, कंपास, क्या इसका उल्लेख करता है गणितीय उपकरण? या फिर सूत्र, संप्रत्यय यानी कि फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु शीट इसका उपयोग करता है? सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित करते हैं, या फिर भौतिक पदार्थ जैसे कि ज्यामिति, ज्यामिति बोर्ड हो गया, त्रिविम 3D मॉडल्स हो गए, घनीय छड़े हो गए, क्या इन सब का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार की सामग्रियां, है ना, सभी प्रकार की सामग्रियां इनमें शामिल की जाती है, जिसमें क्या हो, भाषा को दिखाया जा रहा हो, गणित की भाषा को, लिखित संकेत दिखाया जा रहा हो, अर्थपूर्ण निर्देश दिखाई दे रहे हो, और उनके जो कि उद्देश्य को, गणित के उद्देश्य को स्थापित कर सके, तो ये कहलाते हैं आपके क्या, गणितीय उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम। ये दिया है क्या, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जाकर के बहुत फंसते हैं, क्या सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है ना, इन नेगेटिव चीज को हमको हटाना है। नेगेटिव चीज को हटाना के बजाय हम यहाँ पर नेगेटिव चीज को अपना आंसर लेंगे। वे समस्याएं समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। गणित क्या करता है, समस्या समाधान को बढ़ाता है। परियोजना, गणित में परियोजना जो करवाई जाती है वो, वे अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, सही बात है। वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, तो अभी के डेट में तो वही हो गया है, परियोजना बनाओ 30 नंबर मिल जाएगा, चुपचाप बना दो, है ना, कहीं से भी छाप दो, कहीं से भी कुछ भी कर दो। ठीक है ना, अगला क्या दें, अन्वेषण कौशल को, रिसर्च जो स्किल रहता है उसको प्रोत्साहित करता है, तो ये तो अच्छी अच्छी चीजें है ना। सिर्फ यही दिख रहा है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक्यूरेट भी नहीं पता तो थोड़ा सा आप अपना सेंस यूज करेंगे तो आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है ना, तार्किक दिमाग, गणितीय दिमाग, थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन यूज करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, क्या होना चाहिए? पहला क्या दिया है, किसी समस्या को हल की खोज, खोज करना, खोज करने के विभिन्न तरीके। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, सभी सूत्रों को याद करना, तो याद करना तो कभी नहीं होगा। ठीक, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना, क्या ये भी जरूरी है? हाँ, जरूरी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। एक समस्या को कई बार हल करना, तो ये तो अभ्यास हो गया, है ना, ये आपका ड्रिल में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर एक बच्चा जो है हल खोज करने की, हल निकालने के विभिन्न तरीके सीख जाए, तो उसको इन सारी चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपका आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अधिक, सबसे अधिक आवश्यक क्या है, तो उसको खोज करना आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकालने आने चाहिए, डिफरेंट तरीके उसको आने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? गणित एक उपकरण है ना, गणित एक प्रकार की कला है, ठीक है, गणित एक भाषा है, तीनों सही है हमारे, है ना, गणित एक उपकरण भी है, गणित एक प्रकार की कला भी है, और गणित एक भाषा की तरह भी यूज की जाती है, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कहा है सत्य बताना है। क्या दिए, गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर ज्ञान की कोई भूमिका नहीं रहती, ऐसा है क्या? अंतर ज्ञान की जो भूमिका है वो रहती है। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, क्या इनको बाउंडेशन किया जा सकता है, कंडीशंस लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। ठीक है, गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जो कि अंक गणितीय परिकलन में अच्छा होगा वह गणित में भी अच्छा होगा, और विलोमता यह भी सत्य होगा। ऐसा है क्या कि सिर्फ उसका अंक गणित मतलब उसका जोड़ना घटाना अच्छा है तो गणित में अच्छा है, ऐसा कहा जाएगा? तो
बच्चों के लिए कहा जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे माइंड विकसित होते जाएगा, उस समय इस चीज को नकार दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसको कंडीशन किया जा सकता है ना, कंडीशनल बनाया जा सकता है। और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, कुछ क्वेश्चन और है, देखिए। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने में प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। अध्यापक को क्या करना चाहिए? केवल एक चीज को छोड़ करके कौन सी चीजें करनी चाहिए? क्या दिया है? विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने में कौशल को विकसित करना, ये तो करना चाहिए। ठीक। सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता का प्रोत्साहन करना, करना चाहिए क्या? समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना, तो ये जरूरी है क्या? इंट्रोड्यूसिंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर देयर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट जब तक बच्चे को नहीं समझाएंगे, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा किया जा सकता है क्या? अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है तो ये बहुत बुरी बात है ना? यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं, शायद ये भी हो। विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल, अनुमान और सत्यापन खुद से कर सके। ठीक है ना? तो ये तो अच्छी बात है। ये तीनों हमको अच्छी चीजें दिख रही है, सिर्फ ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? संकीर्ण उद्देश्य है। क्या दिए? विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना उद्देश्य है, करना चाहिए, है ना? दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों की सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना, ये तो अच्छी बात है, ये तो ज्यादा करना चाहिए। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कन को प्रोत्साहित करना, ये तो और अच्छी बात है। विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। अगर ये सारी चीजें हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको क्या बताना है? सारी चीजें सही है, लेकिन हमको क्या बताना है कि संकीर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए प्रॉफिटेबल क्या हो सकता है? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना, ये गणित शिक्षण का एक संकीर्ण उद्देश्य है, व्यापक उद्देश्य नहीं है। ये सारी चीजों को हम उसके व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत लेंगे। ठीक है ना? तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे गणित की प्रकृति से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, उसको घुमा के या केस के रूप में भी दिया जाता है। सी टेट का आपको पैटर्न देखा होगा, सी टेट आपने दिलाया होगा तो, या फिर ईएमआरएस वगैरह का हुआ होगा, उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट को केस के रूप में देख करके उसके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो उस तरीके से आप इसको रेडी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। तब तक इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके इसके क्वेश्चंस पढ़िए, है ना? और भी अगर आपको थ्योरी क्लासेस करनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सीजी मैपोलॉजी। वहां आपका मैथ्स का, मैथ्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। मैथ्स का जो शिक्षक भर्ती का पोस्ट आया है ना, 250 पोस्ट, उसके लिए एक सेपरेट कोर्स लॉन्च्ड है ना? उसमें आपके सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। उसके अलावा कोई अगर मैथ्स रीजनिंग साथ में लेना चाहता है तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा, ऐप का लिंक भी दे दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।